मेरा नाम वैभव महेश्वरी है। मैं दिल्ली से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन 2019 के अंदर मैंने CUSET का एग्ज़ाम क्लियर किया एंड खुद को एनरोल किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एज एन MA इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। एंड देन मैंने अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है NET JRF का एग्ज़ाम, जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। आज मैं DKT ग्रुप के थ्रू, जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने व्यूज़ आपके सामने रखूं कि एक NET JRF का एग्ज़ाम मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, मैंने क्या स्ट्रेटेजी मेरी रही, क्या मैं टिप्स आपको दे सकता हूं, क्या मैं ट्रिक्स आपको दे सकता हूं, तो वो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। बेसिकली अगर बात की जाए तो NET JRF के एग्ज़ाम में आपके पास में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 बेसिकली जनरल पेपर होता है एंड पेपर 2 जो होता है वो आपका सप्लीमेंट्री पेपर होता है। पेपर 1 के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चंस। मतलब ये पेपर जो आपका होगा वो टोटल 300 मार्क्स आपको अकाउंट करेगा। बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूँ तो जो हम मिस्टेक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं तो वो है आपकी मिस्टेक ये कि हम स्टार्टिंग ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी आपकी गलती है। कभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डायरेक्टली स्टार्ट मत कीजिए सॉल्व करना, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं जो मेरे को यही गाइड करते थे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। येस, दे आर हेल्पफुल, बट वो हेल्प आपकी तब करेंगे जब आपको उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपको स्ट्रेटेजी बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं और अभी तक उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है। रीज़न बीइंग कि वो स्टार्टिंग ही प्रीवियस ईयर से करते हैं। अगर हमें प्रीवियस ईयर्स को अगर आप देखते हो तो प्रीवियस ईयर से आप क्या देखते हो, आपका मतलब कहने का ये है कि हाँ कि पैटर्न क्या है। आप ये मत देखिए क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, आप ये देखिए कि NTA जो पैटर्न चेंज कर रहा है वो कैसे कैसे पैटर्न चेंज कर रहा है। अगर मैं बात करूँ पैटर्न की तो आप कंपैरिजन कीजिए कि 2018 का पेपर 2017 के कंपैरिजन में कैसा था। NTA कभी भी अपने पेपर का पैटर्न सेम नहीं रखता, वो अपने पेपर का पैटर्न ईयर बाय ईयर चेंज करता ही रहता है। अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे पेपर को एनालाइज करेंगे कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। आप एक काम कीजिए, अपने जो भी आपके पास में क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको देखिए। आपको 2018 तक के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो 2017 के कंपैरिजन में या 2019 के कंपैरिजन में काफ़ी सिमिलर दिखेंगे। बट अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि 2019 का जो पैटर्न था वो रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा चेंज था एज़ कम्पेयर टू 2019 एज वेल एज 2018। मीन्स इट वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा भी पैटर्न, ऐसा भी पेपर सेट किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे आए ही नहीं जैसा स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेड थे कि हाँ ऐसा क्वेश्चंस आएगा। गलती हुई क्या स्टूडेंट से? गलती यही करी कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया, कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। क्यों? क्योंकि अब NTA क्या करता है, वो आपके क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है। आप विदाउट, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए हो और आप चाहते हो कि आप NET या JRF क्वालिफाई कर लोगे, आप JRF की तो छोड़िए, आपसे NET भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यही रीज़न है कि हम क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं बट उनके कंसेप्ट्स, उनकी वो कैसी चीज़ें सॉल्व हुई हम उसको नहीं कर पाते। तो हमारा काम यही है कि हम सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करें। ये स्ट्रेटेजी आपकी पेपर 1 के लिए भी है और ये स्ट्रेटेजी आपकी पेपर 2 के लिए भी है। पेपर 2 की अगर बात करूँ तो पेपर 2 में आपके पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स हो गई, इकोनोमेट्रिक्स हो गई, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड है, देन आपके पास में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, पब्लिक इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है। एंड पेपर 1 की अगर बात की जाए तो पेपर 1 आपका जनरल पेपर है विच इज रिलेटेड टू टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसकी भी यूनिट्स अगर मैं डिवाइड करूँ तो फर्स्ट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, देन इज रिसर्च, then is your DI comprehension, environment and people and development, higher education system in India, ICT, and then mathematical reasoning and then logical reasoning। आप शुरुआत इस तरीके से कीजिए। अगर देखो मेरी स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करोगे तो मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी कि कैसे फॉलो करना है। मेरे को जो हेल्प मिली वो मिली क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कंसेप्ट थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे, जिसकी वजह से मुझे अपने पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिली। तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि अपनी बुक्स उठाइए, आपके पास में सिलेबस है, आप UGC की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। उस सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद में आपका काम ये है कि उन सिलेबस में जो भी चीज़ें आपको दे रखी है, आप पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाइए।
आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पिकअप किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी सिलेबस आपके पास में है उस सिलेबस की हर एक यूनिट को कवर कीजिए, डे बाय डे उसको टाइम दीजिए कि हाँ मैं इसकी फर्स्ट यूनिट को कवर करने जा रहा हूँ, ये मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट ये है। मैं आज अपने मतलब एक सनक बना लीजिए कि हाँ मुझे ये चीज़ अगर मैं इसको लेके आज बैठा हूँ तो मुझे ये चीज़ किसी भी हालत में करनी ही है, मैं उसको बिना करे वहाँ से अपनी चेयर से उठने वाला नहीं हूँ जब तक कि इसका मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे तो आपका जेआरएफ सच्ची में ट्रूली क्वालिफाई आप उसको कर लोगे कैसे भी करके। बात आती है कैसे यूनिट्स को कवर किया जाए। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी वाला पार्ट, कार्डिनल थ्योरी हो गई, डिमांड थ्योरी हो गई, देन प्रोडक्शन थ्योरी है आपके पास में, लेबर इकोनॉमिक्स की थ्योरी आ जाएगी, बहुत सारी थ्योरी है। आपको सब थ्योरीज को टाइम दीजिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं भी और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं भी रहे। तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं तो उनको तो नॉलेज हो चुकी है उस फील्ड की कि हाँ इकोनॉमिक्स में कैसे चीज़ें हैं कैसे नहीं हैं। लेकिन जो बच्चे इकोनॉमिक्स फील्ड से नहीं हैं तो उनका काम यही बनता है कि वो हर चीज़ को पहले कंसेप्ट वाइज जाए और उसको पढ़े। सेम चीज़ आप करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, सेम ही चीज़ आप करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। स्टैट्स, मैथ्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का जो पार्ट होता है वो काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों लगता है डिफ़िकल्ट? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये मैथमेटिक्स है एंड कई बच्चों को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो इकोनॉमिक्स आपके लिए नहीं बनी है। आप अगर आगे फील्ड में रिसर्च में जाते हो तो आपको मैथमेटिक्स का एक अच्छा सा बेस होना ही चाहिए। विदाउट मैथमेटिक्स आप इसको नहीं कर सकते हो कवर अप। देन बचता है आपका जो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बुक फॉलो करी है या जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ उस बुक का नाम है कुट्सोनिस। देन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो जिसका नाम है एच एल आहूजा। स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो जेके ठुकराल, गुजराती एंड हेमन एंड स्नाइडर। बट ध्यान रखिएगा कि आप अपने सिलेबस के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। जो भी सिलेबस में आपको दे रखा है आप अपने आप को वहीं तक स्टक करेंगे, नहीं तो आपकी बुक्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है अगर आप सिलेबस को फॉलो नहीं करते हो तो। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए आपको कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गूगल से पढ़ते हैं तो उस चीज़ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए भी एंड पब्लिक फाइनेंस के लिए भी आप ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ फॉलो कर सकते हो कि आप गूगल कीजिए, आप स्टडी नोट्स अपने खुद बनाइए एंड उसको फॉलो कीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड की बात रही तो इंटरनेशनल ट्रेड की एक जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की वो बाइबल है डोमिनिक सेल्वाटोर, तो उसको आप फॉलो कीजिए क्योंकि मैंने भी उसी बुक को फॉलो किया था। वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करेगी बट ध्यान रहे कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। वो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। उस बुक को देखोगे तो बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी थिक बुक है। ठीक है, आप पूरी बुक को कंप्लीट नहीं कर सकते हो, आप जितना आपका सिलेबस है आप उतनी ही चीज़ों को कवर कीजिए, आपको अदर वे जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आती है आपकी इंडियन इकोनॉमी। अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मुझे प्रैक्टिकल फील्ड ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल वन। इंडियन इकोनॉमी मेरा हमेशा से डर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे कवर करना है, कैसे कवर नहीं करना। तो इंडियन इकोनॉमी को आप ये नहीं कह सकते कि चलो मैं पहले ये चीज़ कर लेता हूँ माइक्रो मैक्रो एंड फर्दर मैं कवर कर लूँ एंड देन लास्ट में इंडियन इकोनॉमी को कर लूँगा, नहीं। इंडियन इकोनॉमी को आपको साइड बाय साइड लेके चलना ही पड़ेगा। कैसे लेके चल सकते हो? जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की आ रही है उन गवर्नमेंट की योजनाओं को आप नोट्स बनाइए। जो भी स्कीम्स आई है गवर्नमेंट की, जितनी भी स्कीम्स हैं सारी की सारी आपके स्कीम्स टिप्स पे याद होनी चाहिए। खासकर उनकी क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए कि किस डेट को कौन सी स्कीम आई थी, उस स्कीम की क्या क्या आपकी क्या क्या उनकी फीचर्स थे, आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। देन इन इकोनॉमी में आपका डायनामिक पोर्शन आपको मिलेगा बजट से, इकोनॉमिक सर्वे, जो कि आपको अपने टिप्स पे याद होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कितना पैसा, कितने रुपीस इस फील्ड में एलोकेट किए, गवर्नमेंट ने कितने रुपीस इस फील्ड में एलोकेट किए, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा क्या कहता है, कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा, कितना हमारा प्राइमरी डेफिसिट रहेगा। इस चीज़ की आपको एक परफेक्ट नॉलेज होनी ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आता है इकोनॉमिक्स का वो आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस इस टाइम एग्ज़ाम में देखे गए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से कवर करनी है, क्योंकि उसको कवर करना खुद एक अपने आप में एक चैलेंज है। आप कैसे कवर कर सकते हो उसको?
उसको कवर करने के लिए ज़रूरी है आपकी माइंड सेट। अपने माइंड को सेट कीजिए पहले, क्योंकि बच्चों में एक डर होता है कि हाँ ये थ्योरी है, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी लग रहा है, तो मैं तो कैसे कवर करूँगा। कवर करने का तरीका ये है, आप जो भी थ्योरी उठा रहे हो उस थ्योरी को आप पढ़िए। एक पारी में हो सकता है आपको एक टाइम में समझ ना आए, आप उसको टाइम दीजिए। उसको करने का तरीका यही है, उसकी बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि आपको कोई थ्योरी दे देगा, उसकी थ्योरी के क्या क्या फीचर्स थे, उसके क्या क्या उसके क्या क्या एजम्पशंस थी, उसके क्या क्या रिजल्ट्स थे। अगर मैं उस थ्योरी को दूसरी थ्योरी से कंपैरिजन करूं तो उसमें क्या क्या कंक्लूडिंग फैक्ट्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जाननी ज़रूरी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हो तो बुक का नाम है झिंगन, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा रखी है। अब बात आती है, अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, तो पेपर 1 की अगर बात की जाए तो पेपर 1 का अगर मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करने को बोलूँ तो सबसे पहले आप अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं रोज़ कम से कम 10 से 20 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड डीआई वाले पार्ट को दूंगा, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे पार्ट हैं जो आपको श्योर 10 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चंस करेक्ट करके ही जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली 10 से 12 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन एंड डीआई पार्ट। तो आपका काम ये बनता है अपने आप से वादा, मतलब मैंने कहा कि अपने आप से वादा कीजिए कि हाँ मैं कम से कम अपने डे के 10 से 20 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड डीआई पार्ट को दूंगा ही दूंगा। क्योंकि जब आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका कभी कॉम्प्रिहेंशन और कभी डीआई आपका गलत होगा ही नहीं। देन छोटा सा पार्ट उसका आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए आपको आप कोई बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन कोई इतना वास्ट नहीं आता, वो बहुत छोटा सा पार्ट है। उसमें आपके पास में सीरीज़ आ जाएगी, कोडिंग डी कोडिंग आ जाएगी, कोई कभी आया तो प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, आपका कभी आया तो ट्रिनिटी क्वेश्चंस आ गए। तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट, आप उसको धीरे धीरे कवर कर सकते हो। सबसे जो बच्चों को डर लगता है जिस पार्ट से, वो है आपका इन्वायरमेंटल, पीपल एंड डेवलपमेंट एंड आपका हायर एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको स्टैटिक पार्ट भी कवर करना पड़ेगा, जिसमें आपको स्टैटिक पार्ट भी कवर करना पड़ेगा एंड डायनामिक पोर्शन भी आपको कवर करना पड़ेगा। क्या क्या करंट इवेंट्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो पेरिस समिट हुई, उससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, नगोया प्रोटोकॉल हुआ, तो ये प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड थे, ये कब कब आए, इनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली अभी कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स आई है इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की कोई स्कीम आई है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इस फील्ड में कैसे काम कर रही है। रामसर साइट्स आई हैं तो कौन कौन सी साइट्स आपकी अभी इंक्लूड हुई हैं, कितनी इंक्लूड हुई हैं, और कोई आपकी स्टैटिक वाला पोर्शन, जैसे स्टैटिक वाले पोर्शन की अगर बात करूं तो आपके उसमें मिल जाएगा, आपको पिरामिड्स हो जाएंगे कि पिरामिड्स कैसे होते हैं, मास पिरामिड्स क्या क्या होते हैं। तो उसके लिए आपकी बुक्स हैं, आप उन बुक्स की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब के ऊपर भी आपको काफ़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उन लेक्चर्स की हेल्प भी ले सकते हो। हायर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो हायर एजुकेशन के अंदर आपका थोड़ा सा पॉलिटी का सेक्शन भी आता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से ही फॉलो करें, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है जो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई जिन्होंने किया भी है या जो तैयारी भी कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत पढ़ी। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि आपको नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लक्ष्मीकांत पढ़नी ज़रूरी है। आप पॉलिटी का सेक्शन जो लिमिटेड है आप उतने पर ही ध्यान दीजिए, आप फालतू में लक्ष्मीकांत के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें। हायर एजुकेशन में यही है कि आपको कब कब कैसे कैसे इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन डेवलप हुआ, आपको पूरी की पूरी उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बात बचता है आपका आईसीटी का एंड लॉजिकल रीजनिंग का। देखिए आईसीटी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर अवेयरनेस है पूरी की पूरी। तो आई डोंट थिंक सो कि आज जो भी बच्चे हो, आप सब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, वो उनको सबको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होती है। तो ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए आईसीटी के पेपर, आईसीटी वाले पार्ट को कवर करने के लिए। आप आईसीटी का पार्ट ऑलमोस्ट अगर 2 या 4 दिन अगर आप उसको दोगे भी तो भी वो कहीं ना कहीं आपका कवर हो जाएगा। अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो 5 क्वेश्चंस में से आप 3 to 4 क्वेश्चन ईजिली कवर कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। लॉजिकल रीजनिंग इज़ वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन ऑफ द एनटीए नाउ अ डेज। क्यों?
क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग के सब पार्ट्स की, तो लॉजिकल रीजनिंग का सब पार्ट जो आजकल फेमस चल रहा है वो है आपका इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक एक ऐसा पार्ट है जो बच्चों को काफ़ी परेशान करता है, उसने मेरे को भी परेशान किया। तो इंडियन लॉजिक एक ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि उसमें आपको वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, फिर वर्ड्स की रिलेशन कैसे है आपको वो याद रखनी पड़ती है। तो इंडियन लॉजिक आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, क्योंकि इंडियन लॉजिक से इस टाइम भी एनटीए ने काफ़ी क्वेश्चंस, मतलब अगर बात करूँ तो 2 to 3 क्वेश्चंस रेज किए थे एग्ज़ाम के अंदर। फिर बचता है आपका सिलॉक्स वाला पार्ट। सिलॉक्स को भी आपको कंप्लीट करना ही है। सिलॉक्स आप वेन डायग्राम की हेल्प से आप उसको कर सकते हो, उसके भी क्लासेस ऑनलाइन आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। देन बात बचती है, जैसे कहते हैं कि मोड्स एंड फिगर, तो आई डोंट थिंक सो कि मोड्स एंड फिगर आजकल एग्जाम्स के अंदर एनटीए पूछता है, ऐसा नहीं है। मोड्स एंड फिगर आजकल एनटीए नहीं पूछ रहा है। मैंने काफ़ी पैटर्न्स देखे तो उसमें मोड्स एंड फिगर के काफ़ी क्वेश्चंस नहीं थे। काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे उसमें मोड्स एंड फिगर के क्वेश्चंस आपके पास में थे ही नहीं उसके अंदर। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका टीचिंग एंड रिसर्च वाला पार्ट। टीचिंग एंड रिसर्च वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो आपकी कॉमन सेंस पे भी काम करेगा। अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप उस पार्ट को, अगर उसमें 10 क्वेश्चंस आपके आए तो आप ये मान के चलिए कि 3 to 4 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आप अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे ही उसको उड़ा दोगे, आपके वो क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ईजिली निकल जाएंगे। बट फिर भी आपको अब जो न्यू पैटर्न मैंने इस साल 2020 जून के अटैम्प्ट में देखा वो ये था कि एनटीए ने अपना लेवल रेज कर दिया है। एनटीए अब क्यों कर दिया है वो भी सुनिए। हर साल कितने कितने कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, हर साल कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं। आपको उस क्राउड का पार्ट नहीं बनना, आपको उस क्राउड से बाहर निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि आप ये सोचिए कि आपके पास में हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आपके पास में अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, आपके पास में अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, आप खुद अच्छे हो, आप खुद मेहनत कर रहे हो, तो आपको दूसरे बच्चों से यूनिक दिखना पड़ेगा। हम टोटली प्रीवियस ईयर्स पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एनटीए ये जानता है कि हर बच्चा प्रीवियस ईयर करके आया ही होगा। देन व्हाट इज़ यूनिक इन यू? आप में क्या यूनिक है? आप में ये यूनिक है कि आपने प्रीवियस ईयर करे, लेकिन प्रीवियस ईयर करने का एक तरीका था। कैसे किया? आपने पहले अपने कंसेप्ट क्लियर किए, देन उसके बाद में अपना आपको टेस्ट किया, देन उनके बाद में आप प्रीवियस ईयर्स पे गए। तरीका ये नहीं है कि आप पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। तरीका ये है कि पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप स्ट्रेटेजी तब बना सकते हो जब आपके खुद कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको पहले ही नहीं पता कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं हैं, तो हाउ कैन यू मेक द स्ट्रेटेजी? आपको नहीं पता है उस चीज़ का। तो आपकी स्ट्रेटेजी जो यही होनी चाहिए कि आप सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आप प्रीवियस ईयर्स को देखिए ज़रूर, बट उनके क्वेश्चंस को स्टार्ट मत कीजिए करना। पेपर 1 में भी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और पेपर 2 के अंदर भी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब बात आती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स करी, उनके बाद में अपनी पीजी में भी इकोनॉमिक्स करी, एंड फिर भी उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाता? उसकी रीज़न ये है कि आपने अपना यही माइंडसेट सेट कर रखा है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप 2020 का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं था कि जिसका लिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखा जा सकता था। बिल्कुल नया पैटर्न था, बिल्कुल नई थ्योरीज थी, बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चंस थे। तो आप अब टोटली प्रीवियस ईयर पर डिपेंड नहीं कर सकते हो। जो टीचर्स ये कहती है कि हाँ प्रीवियस ईयर करके चले जाइए आपका हो जाएगा, नेट क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं होगा। फोकस कीजिए अपने कंसेप्ट पे। कंसेप्ट्स के लिए बुक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए फिर से बताता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कुर्सोनिस है। देन आपका अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जा रहे हो तो HL आहूजा है। स्टैट्स के लिए आप JK ठकुराल को फॉलो कर सकते हो। देन आपका अगर मैं बात करूँ इकोनोमेट्रिक्स के लिए, तो इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो गुजराती को। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए फॉलो कर सकते हो स्नाइडर को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए झिंगन है। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप एक पर्टिकुलर कोई बुक फॉलो मत कीजिए। अगर फॉलो करनी है तो आप मिश्रा एंड पूरी कीजिए, वरना अपना डायनामिक वाला पोर्शन कवर कीजिए। डायनामिक वाला पोर्शन कैसे कवर कर सकते हो? आपको आपके सेंसस का पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अभी तो सेंसस 2011 वाला ही हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, मोर्टेलिटी रेट कितना है, सब कुछ आपको टिप्स पे याद होना चाहिए।
देन उसके बाद में आपका बचता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इनकी पूरी आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक आप फॉलो करने की आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। पेपर 1 के लिए जो मैंने बुक फॉलो करी वो थी आपकी KVS मदान। KVS मदान एक अच्छी बुक है, बट ध्यान रखिएगा कि आप टोटली बुक्स पर रिलाय नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप KVS मदान करके भी कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए आपको अदर क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। जैसे KVS मदान में अगर मैं ICT के सेक्शन में जाऊं तो उसमें बाइनरी वाला पार्ट जो है, बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन है, वो काफ़ी कम था। लेकिन NTA क्वेश्चंस पूछता है, वो नेगेटिव बाइनरी कन्वर्जन भी पूछता है, वो पॉजिटिव बाइनरी कन्वर्जन भी पूछा है, लेकिन उसमें वो चीज़ें मिसिंग थी। तो कुछ चीज़ें होंगी जो बुक्स में मिसिंग होगी, आपको उनको साइड बाय साइड कहीं बाहर से उसको कवर करना ही पड़ेगा। तो मैं कंक्लूड यही करूँगा कि आपको मैंने पहले समझा चुका हूँ कि मेरी खुद की कोई पर्सनल स्ट्रेटेजी नहीं थी। मुझे जो हेल्प मिली वो इसलिए मिली क्योंकि मेरे को 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रह चुका है इकोनॉमिक्स के अंदर, एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में करी एंड मेरे PG भी इकोनॉमिक्स में करी। तो जो बच्चे अब पेपर में अपीयर करने वाले हैं या जिन्होंने अभी तक अपीयर किया है उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, ठीक है, तो उनको मैं यही टिप देना चाहूँगा, यही मेरी तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आप पैटर्न देखिए, NTA का लेवल अब इम्प्रूव होता जा रहा है, आपको उनके लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को हैंडल करना ही पड़ेगा। वो धीरे धीरे अपने लेवल को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। हर साल 10 लाख के अराउंड पीपल स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एग्ज़ाम में अपेयर कर, जिसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो PhD स्कॉलर्स रह चुके हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में अपेयर करते हैं। तो आपको अपने आप को यूनिक दिखाना ही पड़ेगा। बात बचती है कि मैंने एक ऐसे एग्ज़ाम क्लियर किया, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैंने कोई नोट मेकिंग नहीं की थी, कोई इतने नोट्स नहीं बनाए थे। मेरे को जिन नोट्स की ज़रूरत थी वो नोट्स वही थे जो मेरे को बार बार रिवाइज़ करने पड़े। आप सिर्फ वही नोट्स बनाइए जिनको आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़े। पहले तो अपने आप को ये सेट कीजिए कि आपका अटैम्प्ट कौन सा है, आप जून का अटैम्प्ट देने जा रहे हो या आप दिसंबर का अटैम्प्ट देने जा रहे हो। कभी भी अपना टारगेट नेट मत रखिएगा, अपना टारगेट हमेशा JRF रखिए कि हाँ मुझे JRF ही करना है। आप अगर आप यही चाहते हो कि हाँ मेरा नेट क्वालिफाई हो जाए, देन आप अपने आप को उस तरीके से नहीं मेहनत कर पाओगे। आपने जब माइंड सेट यही कर लिया कि हाँ नेट हो जाए बस ठीक है, तो देन आपका फिर माइंड सेट नेट तक ही रह जाता है, एंड इसी की वजह से कई बच्चों का नेट भी नहीं निकल पाता। तो नोट्स उन्हीं के बनाइए जिसकी आपको बार बार रिवीजन करनी है, जो कि आपका डायनामिक पोर्शन बनता है इकोनॉमी को लेके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके। किसी भी डायनामिक पोर्शन जो है सिर्फ उन्हीं के नोट्स बनाइए जो आपको बार बार रिवाइज करने पड़े। पेपर 1 के लिए नोट मेकिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ मैं कि नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे से कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या हम कोचिंग ज्वाइन करें, तो मैं यही कहूँगा कि देखो कोचिंग ज्वाइन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेपर 2 आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़ के आ चुके हो। उसके बाद में भी आपको अगर कोचिंग की ज़रूरत है पेपर 2 कवर करने के लिए, देन फिर तो आपने क्या स्टडी किया वो मुझे भी नहीं पता है। तो आप इतना ही काम कीजिए कि आप अपना कभी कोचिंग में जाके आप पैसे अपने वेस्ट मत कीजिए। आप इस एग्ज़ाम को अपनी सेल्फ स्टडी से ईज़िली कवर अप कर सकते हो। सिर्फ आपको जो चाहिए वो एक गाइडेंस है, और वो गाइडेंस यही है कि आप अपना टाइम जो देंगे वो कम्प्लीटली अपने कंसेप्ट को क्लियर करने में लगाएंगे। आपके पास में 6 मंथ्स है, तो अपने 6 मंथ्स को मान लीजिए आप जून का टाइम देने जा रहे हो, तो आपके पास में अभी जनवरी में स्टार्ट करते हो तो आपके पास में ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स मिलेंगे। तो 5 to 6 मंथ्स में आप सबसे पहले अपना कवर कीजिए कि जो आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे को आता ही नहीं है। कैसे पता चलेगा कि आपको आता है नहीं आता? तो आप एक काम ये कर सकते हो कि UGC की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपके पास में मॉक टेस्ट है, तो उन मॉक टेस्ट को दीजिए। जब आप उन मॉक टेस्ट को दोगे, मान लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट दिया इकोनॉमिक्स का ही, और वो 200 मार्क्स का मॉक टेस्ट था, तो आपने 200 मार्क्स का मॉक टेस्ट दिया। जब आप उस मॉक टेस्ट को दोगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। वो आपका एक बेंचमार्क सेट कीजिए कि हाँ मेरा, अगर मान लीजिए 200 मार्क्स का वो एग्ज़ाम था एंड आपने उसमें 60 मार्क्स स्कोर किए, तो आपका काम ये बनता है कि चलो मेरे 60 मार्क्स तो मेरे हो गए हैं, मेरे को 140 मार्क्स के लिए और वर्क करना है। तो ऐसे एक बेंचमार्क सेट कीजिए कि हाँ 60 मार्क्स तक मैं कवर अप हूँ, इतना मेरे को आता है, इसके आगे मेरे को वर्क करना है। ठीक है, यही आपका बेंचमार्क सेट करने वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि मैं एक बेंचमार्क सेट करूँगा। लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि
मैं थैंक देना चाहूँगा टू माय वेल विशर, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। उसने मेरे वेल विशर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि हाँ, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आप आगे बढ़िए, आप ये चीज़ कर सकते हो। मेरे को हमेशा आगे के लिए बढ़ाया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय वेल विशर। बात आती है कि मैं थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स के लिए भी, टीचर्स को भी जिन्होंने मेरी हेल्प करी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, मेरे को गाइड दिया कि हाँ ऐसे ऐसे आप इस चीज़ में जाइए, आप रिसर्च में आगे जाना है आपको। तो उन्होंने मेरे को हमेशा इस अपने कंसेप्ट को क्लियर करने में मेरी हेल्प करी काफ़ी ज़्यादा। एंड थैंक टू माय फैमिली, काफ़ी स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा, देन आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, ठीक है। काफ़ी मेहनत करी है, अपना बैड टाइम भी देखा है एंड कोशिश यही है कि अब मैं इस टाइम को जितना ब्रिलियंट हो सके, जितना एक्सीलेंट हो सके उतना बनाने की कोशिश करूँगा फ्यूचर में, क्योंकि अब मेरे को यहाँ से एक स्टेप मिला है जिसको मैं अब खोना नहीं चाहता। उस स्टेप से मैं आगे बढ़ते बढ़ते और आगे तक जाना चाहता हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर मी, थैंक यू।